Hello friend, welcome to Comparative Physics. We are going to discuss the remaining question of the last lecture. A thin film, liquid film formed between U-shaped wire and a lighter slider supported a weight of 1.5 into 10 power minus 2 Newton. The length of slider is 30 centimeter. ये लेंथ 30 सेंटीमीटर है. Its weight is negligible और इसका weight negligible है. The surface tension of the liquid film is, हमें surface tension बताना है. ये U shape का एक फिल्म है, यू शेप्ड वायर है और इसमें एक लिक्विड का फिल्म है और इसका जो लेंथ है ये दिया हुआ है 1.5 इंटू सॉरी ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर लेंथ है. तो हमें सरफेस टेंशन बताना है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को आ रही है कि यहाँ पे दो लेयर यूज किया गया है. तो वो कौन सा दो लेयर है? इसको जब हम फ्रंट से देखते हैं तो ये एक सरफेस ये हो गया और इसके एक पीछे सरफेस है, राइट. इसको हम अगर इस साइड से देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, राइट. एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है. तो इसको अगर हम थोड़ा सा थिकनेस दे दें थोड़ा सा तो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे एक सरफेस टेंशन ये होगा और दूसरा सरफेस टेंशन ये होगा, राइट. यहाँ पे दो सरफेस होंगे. अगर इसको इस तरीके से इधर से देखा जाए मतलब ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, राइट. अभी ये इस तरीके से है, फिर बाद में ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा. तो यहाँ पे दो सरफेस होंगे तो हमारे पास दो सरफेस टेंशन होंगे, राइट. अब यहाँ पे देखना है ये वेट W इसी से लड़का हुआ है. तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम सरफेस टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ये W. तो सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा? हमारे पास ये दो थिकनेस है, राइट. ये पूरा लेंथ में होगा, ये है ना, ये पूरा लेंथ में होगा. तो ये इस तरीके से होगा और ये इस पीछे वाले में भी एरिया में भी होगा, राइट. तो एट इक्विलिब्रियम सिग्मा इंटू 2L विल बी इक्वल टू द वेट. या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 2 इंटू 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर विल बी इक्वल टू द वेट. वेट कितना है? 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 न्यूटन. तो ये सिग्मा हो जाएगा. सिग्मा बराबर किसके बराबर होगा? 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.3. ये कितना हो जाएगा? ये अगर कैंसिल कर दें 3 बचे 15 5 और ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2. तो सिग्मा विल बी इक्वल टू 0.025 न्यूटन बाई मीटर. ये आंसर हो जाएगा. तो यहाँ पे दो सरफेस का क्या मतलब है? यहाँ देयर आर टू सरफेस, दीज टू सरफेस आर, इस जोन में दो सरफेस हैं, है ना. अगर इसको इस व्यू से देखा जाए तो ये दो सरफेस होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज सर्कुलर ट्यूब इन वर्टिकल प्लेन, टू लिक्विड इमिसिबल. दो इमिसिबल लिक्विड हैं इसी में सर्कुलर ट्यूब में पड़े हुए हैं जिनकी डेंसिटी ρ1 है और ρ2 है. एंड एट इक्विलिब्रियम द जॉइंट जहाँ पे दोनों लिक्विड मिल रहे हैं वो जो जंक्शन है वो वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है, राइट. और दोनों 90 डिग्री पे हैं मतलब एक क्वार्टर ये फील्ड है और एक क्वार्टर ये फील्ड है. मतलब ये एंगल जो है 90 है और ये एंगल 90 डिग्री है. तो हमें बताना है ρ1 बाई ρ2 कितना होगा. ρ1 बाई ρ2 ये बताना है. कैसे बताएंगे भाई? देखो यहाँ पे दोनों का प्रेशर सेम होगा, राइट. ये इसका डेंसिटी ज़्यादा है इसका डेंसिटी कम है इसलिए इसको ज़्यादा पुश किया है, ये ऊपर की तरफ गया है. तो यहाँ पे दोनों का प्रेशर सेम होगा. इस पॉइंट पे P1 विल बी इक्वल टू P2 और P क्या होता है भाई? रो
G into H. For P1 H1, for P2 will be rho G H2 होगा ये। हमें H1 H2 निकालना है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो किस हाइट की वजह से है? यहाँ पे प्रेशर है ना, इस लाइन को देखिए, और ये लिक्विड की हाइट है, ये इतना हाइट H1 होगा। और यहाँ पे हमें प्रेशर देखना है, इस लिक्विड की वजह से इसका हाइट कितना है? H2 है, ये H2 है। हमें H1 और H2 फाइंड आउट करना है। H1 किसके बराबर होगा? ये हमारा H1 है, इसी को फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करना है, इसका मतलब अगर ये पूरा पता है और इतना ये माइनस कर दें तो ये इतना मिल जाएगा ना। ये पूरा कितने किसके बराबर होगा? ये पूरा, अगर इस ट्रायंगल को हम ध्यान से देखें तो ये आर है, रेडियस है, और ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा? H1 के लिए अगर देखें हम, तो H1 के लिए देखें तो ये पूरा माइनस ये इतना, ये पूरा आर कॉस अल्फा हो जाएगा, आर कॉस अल्फा माइनस ये इतना कितना होगा? अगर इसके लिए हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, ये रेडियस आर है, अगर ये अल्फा है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा आर माइनस कॉस अल्फा, तो आर कॉस 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये H1 हो जाएगा। अच्छा H2 को देखें, ये पूरा हाइट किसके बराबर होगा? ये पूरा हाइट इसके बराबर होगा, इतना प्लस इतना के बराबर होगा, और ये इतना किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा। तो ये अभी हमने फाइंड आउट किया है और कॉस अल्फा है। तो H2 के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस, ये आर कॉस अल्फा प्लस ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस, अगर हम इस ट्रायंगल में ध्यान से देखें ये एंगल अल्फा होगा। अच्छा ये एंगल अल्फा कैसे होगा? ये हमें एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो देखो ये एंगल इसके और इसके बीच में है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो लाइन खींची जाएगी उसके बीच में भी एंगल अल्फा होगा। चलो मान लेते हैं इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है और इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी अल्फा होगा। तो H2 के लिए इतना, मतलब ये आ गया हमारा आर कॉस अल्फा प्लस ये हाइट। इस हाइट के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, ये रेडियस आर है, तो ये हो जाएगा आर कॉस अल्फा, ये हो जाएगा आर साइन अल्फा, राइट। तो इसी में जोड़ देंगे आर साइन अल्फा। तो अगर P1 P2 सेम है तो रो जी H1 कितना है भाई? आर कॉस अल्फा माइनस ये कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, आर साइन अल्फा। P2 कितना होगा? रो जी H2 कितना है भाई? आर कॉस अल्फा प्लस आर साइन अल्फा, राइट। यहाँ से हम लिख सकते हैं रो जी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सॉरी रो 1 ये रो 2 है, तो रो 1 बाई रो 2 हम लिख सकते हैं आर कॉस अल्फा प्लस आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई आर कॉस अल्फा माइनस आर साइन अल्फा, ये लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर दोनों साइड में कॉस अल्फा से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसमें जो ध्यान देने वाला चीज़ है वो ये है कि ये हाइट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ये हाइट फाइंड आउट करना है, मतलब ये जो जहाँ पे दोनों का जंक्शन है, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वहाँ पे दोनों के प्रेशर बराबर होगा, और प्रेशर सिर्फ हाइट की वजह से होता है। तो जंक्शन से इसका हाइट कितना है और जंक्शन से इसका हाइट कितना है, यही फाइंड आउट करना है, H1 और H2। H1 क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये हाइट, ये पूरे में से इतने को घटा देंगे, इस पूरे के लिए हमने ये बड़े ट्रायंगल को लिया है और इस छोटे के लिए हमने ये ट्रायंगल लिया है। इसी तरीके से H2 फाइंड आउट करने के लिए हमें ये इतना प्लस ये इतना फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने भाई निकाला आर कॉस अल्फा और इसके लिए हमने निकाला आर साइन अल्फा, सिंपल है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग वाटर बबल बीइंग फॉर्म एट द बॉटम ऑफ वेजल। हमारे पास एक वेजल है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और यहाँ पे एक वाटर का बबल है इसके बॉटम पे।
इसका रेडियस आर है। ये वाटर का बबल जो है इस सरफेस से चिपका हुआ है, तो जितना दूर चिपकेगा उतना एक सर्कल कांटेक्ट बनेगा दोनों के बीच में, राइट। भाई किसी गुबाड़, मान लीजिए आपके पास बैलून है, इसको आप ऊपर से पुश करेंगे तो ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, तो जो फ्लैट होगा तो नीचे एक सर्किल का रूप ले लेगा। ये जो कांटेक्ट होगा वो सर्कुलर कांटेक्ट होगा, मान लीजिए उसका रेडियस आर है, तो ये जो एरिया होगा कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा एरिया, स्मॉल एरिया। चलिए, तो हमें बताना है कि द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज सिग्मा, द वैल्यू ऑफ आर जस्ट बबल डिटेच। हमें इस रेडियस को बताना है कि कितना होना चाहिए कि ये बबल डिटैच कर जाए। बबल मतलब सरफेस को छोड़ दे, ऊपर भागने लगे, कितना होना चाहिए। क्यों भागेगा ऊपर भाई, यहाँ पे सिंपल सी बात है, डिटैच क्यों करेगा, कितनी सारी फोर्स लग रहे हैं इसको ध्यान से देखना है। तो बबल है तो सरफेस टेंशन लग ही रहा है दूसरा, और दूसरा क्या लग रहा है, इस पे एक बायन्सी इफेक्ट लग रहा है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि बबल का जो मास है वो नेग्लेक्टेड है, क्योंकि इस बबल के अंदर, अगर ये बबल है ना, अगर ये बबल है तो इसका मतलब इसके अंदर एयर भरा हुआ है, इसके अंदर एयर भरा हुआ है। एयर क्यों भरा है, जब हीट कर रहे हैं तो वेपर बनेगा, वेपर बनेगा तो वेपर का बबल है, राइट। इसके अंदर जो वेपर का बबल है, वो बाहर वाटर है अंदर वेपर है, तो दोनों दो फेज हो गए, एक लिक्विड है एक गैस है। तो इसका जो वेट है वो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, वेट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो बायन्सी फोर्स लग रही है, और दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है, प्रेशर फोर्स। वो जो प्रेशर फोर्स आया किसकी वजह से आया है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से। हमने कहा था इसकी पहली वीडियो में, अगर ये बबल बना हुआ है तो इस बबल के अंदर का जो प्रेशर होगा वो एक्सेस प्रेशर होगा, और एक्सेस प्रेशर क्या होता है, बाहर की तरफ हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, राइट, और अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होगा, वही डेल्टा पी है, उसी को हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं, और उसी एक्सेस प्रेशर की वजह से ये जो बबल है ये बना हुआ होता है। अगर दो अंदर बाहर का प्रेशर समान हो जाएगा तो ये बबल जो है फट जाएगा, मतलब बबल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, है ना। तो ये जो एक्सेस प्रेशर है ये किसके बराबर होगा, 2 सिग्मा बाई आर के बराबर होगा, राइट। ये हमने डिस्कस कर लिया है। क्योंकि हम बबल को अगर कट करें तो बबल को कट करने के बाद बबल इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो ये जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा वो लाइन फोर्स होते हैं, उसके पेरी फेरी पे लगेंगे, और इसी को बांधने के लिए जो एक्सेस प्रेशर है डेल्टा पी, वो पूरा एरिया में लगेगा, इसमें लगेगा। तो पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये कितना होगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर परिध, सरफेस टेंशन में परिध। तो डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा, 2 सिग्मा बाई आर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर डेल्टा पी है, इसका मतलब अगर अगर ये बबल है और इसके अंदर प्रेशर है तो ये चारों तरफ अप्लाई करेगा प्रेशर, राइट, चारों तरफ इसका प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट में है एरिया, यहाँ पे भी तो प्रेशर लगेगा। इस एरिया को हम अगर यहाँ बना लें तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो कितना प्रेशर होगा, प्रेशर फोर्स होगा। प्रेशर तो हमें पता चल गया डेल्टा पी, फोर्स कितना होगा मल्टीप्लाई बाई एरिया, तो ये नीचे की तरफ प्रेशर फोर्स लग रहा है। और बायोंसी फोर्स किसके बराबर होता है, बायोंसी फोर्स, ये बबल अगर बना हुआ है तो इसका मतलब इस वॉल्यूम के बराबर इसने वाटर को डिस्प्लेस किया है। तो जो बायोंसी फोर्स होता है दैट विल बी द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो लिक्विड का बेस रो वाटर इंटू वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा भाई, ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी, ये बायन्सी फोर्स होगा, ये दोनों बराबर होंगे आपस में। तो रो डब्लू 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी will be equal to the pressure for delta P into pi r स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा डेल्टा पी पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा पी किसके बराबर है,
ये रेडियस आर है तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, 2 सिग्मा बाई कैपिटल आर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारा सरफेस टेंशन होगा सिग्मा किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर 2 रो डब्ल्यू जी बाई 3 सिग्मा के बराबर होगा, स्मॉल आर 3 सिग्मा के बराबर होगा, राइट। यहाँ पे आर है, ये सिग्मा नीचे जाएगा, राइट, इस तरीके से हो जाएगा, ओके। एन ओपन ग्लास ट्यूब इज इमर्स इन मरकरी, हमारे पास एक ओपन ग्लास ट्यूब है और यहाँ पे मरकरी भरा हुआ है, इसमें हमने एक लिम्ब इंसर्ट किया, राइट। एक ट्यूब इंसर्ट किया 8 सेंटीमीटर ओपन टू द एटमॉस्फेयर है और इसमें ये मरकरी भरा हुआ है। तो अगर ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है तो इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो कितना प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब हम क्या करें, इसके इस एंड को बंद कर रहे हैं और इसको 46 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, इसको 46 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खींच रहे हैं इसको अपर कैप को बंद करने पे। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, पहले 8 सेंटीमीटर है, 46 सेंटीमीटर और खींचा गया तो ये 54 सेंटीमीटर हो गया, 54 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें बताना है कि जो पहले 8 सेंटीमीटर एयर था अब वो कितने दूर में फैल गया है, मतलब एयर का कॉलम बताना है। तो देखिए जब इसके कैप को बंद करके इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इसके अंदर का प्रेशर कम होगा और प्रेशर जैसे इसे ऊपर खींचते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पे इनिशियली एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो ये क्या करेगा, ये मरकरी ऊपर की तरफ चढ़ेगा। मान लीजिए हमारा इतना मरकरी चढ़ गया है तो ये जो बचा यही तो वाटर कॉलम होगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारा x है, ये कितना हो जाएगा 54 माइनस एक्स, राइट, ये होगा 54 माइनस एक्स। तो हमें वाटर का कॉलम बताना है, x कितना होगा ये बताना है। तो पहले कितना एयर था, पहले सिर्फ 8 सेंटीमीटर के बराबर एयर था और प्रेशर कितना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। तो दोनों फेनोमेना कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही हैं, तो हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसको हम एयर जो कॉलम है इस इतने को हम मान सकते हैं आइडियल गैस। यहाँ पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे P1 प्रेशर है, V1 वॉल्यूम है, यहाँ पे प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2। एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली जैसे एज्यूम करते हैं वैसे एज्यूम कर लीजिए। पिस्टन सिलेंडर है ये, मान लीजिए ये पिस्टन है और इसमें गैस भरा हुआ है। इनिशियली जो गैस है प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। जब हम इसको ऊपर की तरफ पिस्टन को मूव कराएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, मान लीजिए P2 हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मान लीजिए V2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी तो है। तो P1 पहले कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। V1 मतलब अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है A इंटू 8 हो जाएगा। बाद में प्रेशर मान लीजिए P2 है, पता नहीं है। वॉल्यूम एरिया तो सेम ही होगा, हाइट x है, एरिया इंटू एक्स। तो कहने का मतलब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किसके बराबर हो गया, इसमें P2x बाई 8 के। यह P2 हमारा किसके बराबर होगा, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू 8 बाई एक्स। ये हमारा P2 प्रेशर होगा। इसी P2 को हम निकालना है। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P2 होगा और यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो यहाँ पे अगर हमें प्रेशर निकालना है तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, किसके बराबर होगा, इस हाइट के बराबर होगा। ये हाइट कितना है, रो मतलब मरकरी की डेंसिटी इंटू जी इंटू ये हाइट कितनी है 54 माइनस एक्स है, 54 माइनस एक्स है, प्लस ये प्रेशर किसके बराबर है, इतना प्रेशर अभी हमने निकाला है 8P एटमॉस्फेरिक बाई एक्स।
ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, यहाँ से हम निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है, प्रेशर के बहुत सारे यूनिट हैं। प्रेशर का यूनिट है न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर है, प्रेशर का यूनिट है पास्कल भी है, प्रेशर का यूनिट टार है, प्रेशर का यूनिट बार भी है, और प्रेशर का यूनिट है मीटर ऑफ वाटर कॉलम। प्रेशर का यूनिट है मीटर ऑफ वाटर कॉलम या मीटर ऑफ मरकरी कॉलम, बहुत सारे कॉलम हैं। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे मीटर ऑफ वाटर कॉलम? देखिए, इसको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। मान लीजिए आपके सर के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो ये आपका सर है, और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों है? क्योंकि हमारे सर के ऊपर एयर है। एयर का जो हाइट है हमारे सर के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर मतलब वायुमंडल में 10 किलोमीटर तक हाइट तक एयर है। तो इस 10 किलोमीटर की हाइट तक एयर जो भरा है इस हमारे सर के ऊपर है, तो ये जो प्रेशर है 10 किलोमीटर एयर के बराबर है। तो कितना प्रेशर आएगा? रो जी एच आएगा। रो कितना है? डेंसिटी एयर की 1 है, और जी कितना है? 10 है। हाइट अगर हम 10 किलोमीटर मान लें तो 10 × 10⁻³ मतलब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम 1 बार कहते हैं। तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 1 बार के बराबर होता है। लेकिन अगर सोचिए, अगर हमारे सर के ऊपर जो वायुमंडल इसमें एयर भरा हुआ है, तो एयर अगर एक पाइप लगाते तो 10 किलोमीटर लंबी पाइप लगाते, और उस 10 किलोमीटर लंबी पाइप में जो एयर भरा होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर आता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एयर ही है। मान लीजिए कोई पाइप 10 किलोमीटर की है, लेकिन सोचिए अगर इस पाइप में लिक्विड भरा जाता है तो कितना हाइट होता पाइप का? अभी तो एयर है तो 10 किलोमीटर तक है, लेकिन अगर लिक्विड भरा जाता तो कितना हाइट होता? लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? 1000 है, राइट? तो प्रेशर कितना आ जाता हमारा? लिक्विड की डेंसिटी 1000 जी इंटू एच, और ये प्रेशर कितना आया है? 1 बार 10⁵ मतलब जो हाइट होती लगभग 10 मीटर की होती। एयर के स्थान पे अगर इसमें वाटर भरते तो ये हाइट 10 किलोमीटर की ना होकर 10 मीटर तक की होती। तो मतलब प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में देखा जाए तो कितना होगा? एच विल बी इक्वल टू 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। यही जो 1 बार प्रेशर है, अगर इसको वाटर कॉलम में देखा जाए तो 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, क्योंकि 10 मीटर की पाइप चाहिए इसके लिए। अगर मरकरी का लिए फाइंड आउट करना हो, मरकरी के लिए फाइंड आउट करना है, तो मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13600 होती है जी इंटू एच। ये जो ये एच आएगा वो आएगा 76 सेंटीमीटर आएगा। मतलब अगर मरकरी इसमें भरते तो ये जो हाइट होती इस कॉलम की लगभग 76 सेंटीमीटर होती। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। अगर इसी को हम कहें 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, राइट? अगर इसी को हम कहें H इक्वल टू 10 किलोमीटर ऑफ एयर कॉलम तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। अलग अलग क्यों है? क्योंकि अलग अलग फ्लूइड की डेंसिटी अलग अलग है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी हाइट कम होगी। तो ज़्यादातर मरकरी के केस में लेते हैं, वाटर कॉलम और मरकरी कॉलम लेते हैं। तो यहाँ पे 76 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो यहाँ से क्लियर है, तो जो हाइट है वो 76 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो यहाँ पे प्रेशर रख सकते हैं। प्रेशर कितना होगा? रो जी एच 76 रो जी 54 माइनस एक्स प्लस 8 रो जी 76 डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको दोनों तरफ कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 54 माइनस एक्स बाई 76
प्लस 8/x। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, सॉरी 16 सेंटीमीटर होगा ये एक्स। एयर कॉलम की हाइट जो है 16 सेंटीमीटर होगी। पहले कितना था, 8 सेंटीमीटर था। अब ये एयर फैल के 16 सेंटीमीटर में होगा। नेक्स्ट कॉलम, ए मैन ग्रो इनटू जायंट। एक आदमी शैतान बन जाता है, तो शैतान बनने के बाद उसका जो डायमेंशन है वो 9 गुना इंक्रीज हो जाता है। मतलब हाथ जो है 9 लीनियर डायमेंशन, हाइट जो है पहले 1 थी तो अब 9 मीटर हो गई, 1 मीटर से 9 मीटर हो गई, है ना। जो लीनियर डायमेंशन है वो चेंज हो गया। तो हमें बताना क्या है, उसके पैर में कितना स्ट्रेस होगा। भाई स्ट्रेस के लिए क्या है, मान लीजिए ये आपका पैर है ना, ये पैर में है, तो पैर में स्ट्रेस होगा। कौन सा स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। पैर से जो नीचे होगा वो रिएक्शन होगा, और ऊपर जो है वेट लग रहा है, ये mg वेट लग रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कंप्रेसिव फोर्स होगा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। क्या होगा, लोड बाई सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया और ये लोड है, मतलब वो होगा mg बाई एरिया। स्ट्रेस डायरेक्टली पर m को क्या लिख सकते हैं, रो वी जी बाई ए। तो हम कह सकते हैं जो स्ट्रेस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बाई एरिया के होगा, है ना। क्योंकि जो लीनियर डायमेंशन है वो 9 गुना बढ़ गए हैं, मतलब जो फाइनल लेंथ है वो 9 ऑफ इनिशियल लेंथ के हो गया है। वॉल्यूम क्या होता है, एल एफ क्यूब, ये कितना हो जाएगा 9 की क्यूब इंटू इनिशियल लेंथ। एरिया, एरिया एल स्क्वायर होता है, एल एफ स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 9 क्यूब बाई 9 स्क्वायर या 9, सिंपल, है ना। If m is the mass of water that rise in capillary tube of radius r, then mass of water in a capillary tube of radius 2r। ये हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है ना, इसमें एक ट्यूब डाला गया, एक कैपिलरी ट्यूब है। तो पहले इसका रेडियस r है, राइट, इसका रेडियस r है, और दूसरा जो बड़ा रेडियस है, रेडियस यहाँ पे भी कुछ हाइट तक मरकरी गया, इसका जो हाइट है वो 2r है। तो इसमें मान लीजिए अगर m1 मास ऊपर चढ़ा है तो इसमें कितना मास ऊपर चढ़ेगा ये बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल है, मास, ये जो हाइट है ये किसके बराबर होती है, h इक्वल टू 2 सिग्मा बाई 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी इंटू आर, ये होता है हाइट। और मास क्या होता है, मास विल बी इक्वल टू रो इंटू वी, राइट, रो इंटू वी होता है। वॉल्यूम क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, हाइट इंटू एरिया, और इसकी बात करें वॉल्यूम क्या होगा, हाइट इंटू एरिया, मतलब रो इंटू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो मास को हम लिख सकते हैं रो पाई आर स्क्वायर, एच क्या होगा, एच ये होगा 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी इंटू आर। तो यहाँ पे बाकी सारे पैरामीटर को अगर कांस्टेंट मान लें, क्योंकि लिक्विड है इसका डेंसिटी सेम होगा और सरफेस टेंशन भी सेम होगा, जी की वैल्यू भी सेम होगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर होगा, आर के। यहाँ से आर आर कैंसिल हो गया तो ये मास डायरेक्टली, तो m2 बाई m1
विल बी इक्वल टू 2R/R, मतलब जो m2 होगा किसके बराबर होगा, 2m1 के बराबर होगा। अगर इनिशियल मास m1 हमारा m है तो फाइनल दूसरे वाले लिक्विड में जो मास होगा वो 2m होगा। थैंक यू वेरी मच।